हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10th का। तो पहला सेंट्रल आइडिया होने वाला है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आपको करके जाना है। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ composed बाई द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो इस सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय विचार, द ऑफ द पोएम इस कविता के, डस्ट ऑफ स्नो मतलब कह सकते हैं बर्फ के कण या बर्फ की धूल, इज कंपोज्ड बाई द्वारा रचित है या रचा गया है द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो कविता है बर्फ के कण या धूल, इसके केंद्रीय भाव को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचा गया है। The poem expresses the significance of the small things in changing one's attitude। तो एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करते हैं, और सिग्निफिकेंस मतलब महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी वस्तुओं को, इन चेंजिंग बदलाव में या बदल। तो कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। ठीक है। द पोएट एप्रिशिएट, द कवि है, एप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करता है, द ब्यूटी सौंदर्य की, ऑफ द स्नोफ्लैक्स, स्नोफ्लैक्स मतलब होते हैं बर्फ के कण, बर्फ के कणों की सराहना करता है कौन? कवि। विच चेंज, जिसने क्या किया? परिवर्तित किया, हिज मूड, उसके मूड को, एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट, प्रीसियस मतलब होता है अनमोल, अनमोल मोमेंट्स मतलब क्षणों को, जिसने क्या किया? सेव्ड किया, बचाया, अनमोल क्षणों को बचाया, काहे से? फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से बचाया। द क्रो सेक्स ऑफ द स्नो डज फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जैसे कौवा हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री होता है मतलब धतूरे का पेड़, पेड़ से बर्फ को हटाता है। द सेम वे, उसी प्रकार, द सेम वे वन कैन, हम भी क्या कर सकते हैं? सेक ऑफ, हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं, द सैडनेस मतलब दुख को, फ्रॉम वंस हर्ट, अपने हृदय से दुख को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नोट पॉइंट्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और हर सेंट्रल आइडिया में आपको ये दो नोट पॉइंट जरूर लिखने हैं, जिससे आप एक अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये क्या है? दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मोरल व्यू एंड जेंटल थॉट। ये जो कविता है, मोरल व्यू मतलब होता है नैतिक दृश्यों से, एंड जेंटल थॉट मतलब होता है सुविचारों से संपूर्ण है। और द लैंग्वेज ऑफ, इसकी जो भाषा है द पोएम की, इज़ फिगरेटिव यानी अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल, और क्या है? बहुत ही साधारण है। तो ये नोट पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10 फायर एंड आइस। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमने बताया था कंपोज मतलब होता है जो रचयिता होता है, उसको उसके लिए कंपोज लगाया जाता है। ठीक है। ग्रेटेस्ट माने महान। तो जो ये कवि किसकी कविता कह रहा है? बर्फ और आग की जो कविता है, इसके केंद्रीय भाव को या विचार को रचित के द्वारा रचा गया है। किनके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचा गया है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। कवि आग और बर्फ के बीच के अंतर को सामने लाने की कोशिश करता है। विच प्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जिसका जो प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व का, प्रतिनिधित्व विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। डिफरेंट मतलब विभिन्न प्रकार, काइंड मतलब प्रकार के, पीपल मतलब लोगों के, तो विभिन्न प्रकार के लोगों से होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस।
तो कवि के अनुसार दुनिया आग से नष्ट हो सकती है और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। पेरिस मतलब नष्ट हो सकती है, वर्ड मतलब संसार या दुनिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, कवि के अनुसार। अगला, दस इट कैन पेरिस ट्वाइस वन बाय फायर एंड आइस, फायर एंड देन बाय आइस। तो आग और बर्फ के बीच इसी प्रकार एक दो बार नष्ट हो सकती है। The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world। तो जो एक आग से और फिर बर्फ से पीट को लगता है कि नफरत की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी आग और बर्फ के बीच इस संसार का पूर्ण अंत करने की इच्छा। तो मतलब ये कह रहा है कि जो हर्ट होता है, ये आर नहीं आएगा, हर्ट मतलब होता है घृणा करना या ईर्ष्या करना, ठीक है। तो जो नफरत होती है उतनी ही एज पावरफुल एज, इतनी ही पावरफुल है, उतनी शक्तिशाली है जितनी कि आग और बीज, आग और क्या होता है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच में होती है दुश्मनी की। आग जब जलती है तो बर्फ पिघल जाती है, तो उसी प्रकार से पोइट कहने का तात्पर्य है। फिर इसके नोट पॉइंट है, दिस पोएम इज फुल ऑफ मॉरल व्यू एंड जेंटल थॉट। ये जो पोएम है फुल ऑफ मतलब भरपूर है, मोरल व्यू नैतिक दृश्यों से, एंड जेंटल थॉट और शुभ विचारों से। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम, इस जो कविता है इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, इस फिगरेटिव मतलब अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल बहुत साधारण। टेंथ का एमेंडा चैप्टर, ठीक है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एमेंडा इज कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट रॉबिन कैलिन। तो इनको जो ये सेंट्रल आइडिया है ये रॉबिन कैलिन के द्वारा रचित है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिजॉल्व अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। ये सेंट्रल आइडिया है कि कैसे लगातार एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली लगातार, नेग्ड मतलब होता है परेशान किया जाता है या डांटा जाता है लगातार, बाय हर मदर उसकी माता के द्वारा। द पोएट शेड लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, कि कवित्री जो है इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बच्चे पर उसकी माँ के द्वारा नज़र रखी जाती है, एंड क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर। प्रत्येक उसके किए गए कार्य पर, एक्शन मतलब कोई भी कार्य करेगी तो उस पर क्या किया जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा, उसकी माता के द्वारा। Therefore Amanda dreams to get away from her troubles। एमेंडा अपनी परेशानियों से, इसीलिए एमेंडा अपनी परेशानियों से दूर होने का क्या देखती है, सपना देखती है, ड्रीम्स देखती है, ठीक है। परेशानी, ट्रबल्स माने क्या होता है, परेशानी या कष्ट। नोट पॉइंट्स आपको ये लिखना है इम्प्रेसिव सेंट्रल आइडिया बनाने के लिए। दिस पोएम लिखना है, दिस पोएम इज फुल ऑफ मॉरल व्यू एंड जेंटल थॉट। तो ये जो पोएम है मॉरल व्यू मतलब होता है नैतिक दर्शनों से, एंड जेंटल थॉट मतलब शुभ विचारों से भरी हुई है या पूर्ण है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज फिगरेटिव एंड वेरी सिंपल। जो इसकी भाषा है कैसी है, इस पोएम की भाषा है फिगरेटिव मतलब अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल और बहुत साधारण है। आइडिया ऑफ क्लास 10 टाइगर इन द जू। To the central idea of this poem, A Tiger in the Zoo is composed by the greatest poet लेस्ली नॉरिस। तो सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय भाव या विचार। ऑफ दिस पोएम, इस कविता का, कौन सी कविता, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। इसको रचा गया है, कंपोज मतलब होता है लिखा गया है या रचा गया है, किसके द्वारा, द ग्रेटेस्ट पोएट महान कवि लेस्ली नॉरिस के द्वारा।
In this poem, the poet is trying to contrast a tiger in the zoo with the tiger in its real natural habitat. तो इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट इज ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करता है, कंट्रास्ट मतलब होता है कि तुलना करता है, तुलना करने की कोशिश करता है। किसकी किसकी? एक टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर में बाघ की, विथ द टाइगर्स इन इट्स रियल नेचुरल हैबिट, उसके प्राकृतिक और वास्तविक जो आदत होती है उसमें तुलना करने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर टू शो द कंट्रडिक्शन, इन ऑर्डर टू मतलब होता है क्रम में या के लिए, यहाँ पर के लिए एक समझ में आएगा। शो मतलब होता है दिखाना, कंट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास। तो किसमें किसमें? पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। तो पोएट बताना चाहते हैं कि जब वो दृश्य, जब एक जो बाघ होता है उसको जंगल से एक चिड़ियाघर में डाल देते हैं, तो उसका जो विरोधाभास है उसको दिखाने की बात कर रहे हैं। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। पोएट चाहते हैं शो द, दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, बीट बिटवीन मतलब बीच में, द टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब होता है दो माहौल या पर्यावरण कह सकते हैं, लेकिन दो माहौल के बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं। किसमें? एक जंगल के जो होता है जंगल में माहौल, एक चिड़ियाघर में माहौल, उनके बीच के अंतर को बताना चाहते हैं। तो नोट पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं अपने सेंट्रल आइडिया में फुल मार्क्स पाने के लिए। तो नोट पॉइंट्स पहला क्या है? दिस पोएम इज फुल ऑफ मोरल व्यू एंड जेंटल थॉट। ये कविता फुल मतलब है भरपूर है, किससे? मोरल व्यू, नैतिक दृश्यों से, एंड जेंटल थॉट, सुविचारों से। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम, इस कविता की जो भाषा है फिगरेटिव है, एंड वेरी सिंपल, अलंकृत और बहुत ही साधारण है। आइडिया ऑफ क्लास 10th, और सेंट्रल आइडिया होने वाला है फॉग पोएम जो है आपकी उसका। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग इज कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोएट कार्ल सैंडबर्ग। तो जो ये सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया की हिंदी होती है केंद्रीय भाव या विचार। तो ये इस कविता फॉग के जो केंद्रीय भाव है इसको महानतम कवि कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचा गया है। इसमें बताया इन्होंने, द पोएम वाज एन इंटरेस्टिंग मेटाफोर टू डिस्क्राइब एन एलिमेंट ऑफ नेचर। इन्होंने बताया है कि एक कविता, यह कविता जो है प्रकृति के एक तत्व का वर्णन करने के लिए एक दिलचस्प रूपक थी, जो indirectly compares a fog to a cat by representing, जो क्या करती है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कोहरे की तुलना, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, फॉग मतलब कोहरा, कोहरे की तुलना किससे करी जा रही है? बिल्ली से, टू ए कैट, बिल्ली से करती है। और ये क्या प्रस्तुत करती है? बाय रिप्रेजेंटिंग द आइडिया दैट द मोमेंट द फॉग आर मच लाइक दैट। ये प्रस्तुत करती है कि जिस क्षण जो कोहरा है बिल्ली की तरह होता है, ऑफ ए कैट, ठीक है, बिल्ली की तरह। इन इंटर ए सिटी साइलेंटली मतलब शांति से, विदाउट लेट बिना विलंब किए या बिना देर किए, एनीवन नो तो किसी शहर में चुपचाप बिना देर किए, किसी को पता है, जस्ट लाइक जैसे, सिटिंग ए मोमेंट ऑफ ए कैट बिल्ली एक पल के लिए बैठी हो, जैसे कि पता होता है ना बिल्ली चुपचाप ऐसे बैठी होती है, तो उसी प्रकार की बात कर रहा है कि वैसे ही कोहरा करता है, ठीक है। और ये रहे आपके नोट पॉइंट, इनको अपने सेंट्रल आइडिया को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़रूर लिखना है। तो ये है, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मोरल व्यू एंड जेंटल थॉट। मोरल व्यू मतलब होता है नैतिक दृश्य, और जेंटल थॉट माने सुविचार। तो ये जो पोएम है फुल है, भरी हुई है दृश्यों से, मोरल नैतिक दृश्यों से भरी हुई है और सुविचारों से भरी हुई है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम, इस कविता की जो भाषा है इज कैसी है? फिगरेटिव है, अलंकृत है, एंड वेरी सिंपल और साधारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।